नमस्कार दोस्तों, जीके विद राजेश पालीवाल में आपका स्वागत है। मित्रों, यहाँ हम जो चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक टॉपिक अनुसूचियों की बात करेंगे। मित्रों देखिए, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है और प्रारंभिक अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से इसकी संख्या में वृद्धि कर दी गई और वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो संख्या है 12। मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंदर यानी मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी तो आपको 8 पे टिक करना है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो मित्रों 12 है। मूल संविधान का मतलब वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसकी बात कर रहा है। मित्रों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें हम प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले 6 अनुसूचियों की बात करेंगे। प्रारंभिक पहले 6 अनुसूचियों की बात करते हैं। मित्रों, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंदर भारत की जानकारी मिलती है, यानी अपने देश की जानकारी मिलती है, उसके राज्यों की जानकारी मिलती है, उसके यूटीज की जानकारी मिलती है। मित्रों, भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो विवरण मिलता है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 1 में मिलता है। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत का गठन हुआ है, उस सबका जो जिक्र मिलता है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 1 में मिलता है। मित्रों, प्रश्न भी पूछा जाता है कि अगर राज्यों की संख्या में वृद्धि होती है या राज्यों की संख्या में कमी होती है या किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जाता है तो कौन सी अनुसूची के अंदर हमें संशोधन करना पड़ेगा, तो पहली अनुसूची के अंदर उसका नाम और संख्या में वृद्धि और कमी को दर्शाना पड़ेगा। मित्रों, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन और भत्तों का विवरण है। अब देखिए, आम नागरिकों के वेतन और भत्ते की बात नहीं कर रहा है, ये संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की बात कर रहा है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन आदि की बात कर रहा है। मित्रों, वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलती है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति को मिलती है, जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए है। और ध्यान रखना मित्रों, उस पर टैक्स भी नहीं लगता। भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 3 की बात करें तो अनुसूची संख्या 3 के अंदर शपथ का वर्णन है। मित्रों, ये ओथ टेकिंग प्रोसेस होता है। शपथ किसकी शपथ? संवैधानिक पदाधिकारियों की। कोई आम नागरिक तो शपथ लेगा नहीं। आप भी जानते हो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में क्या होता है? शपथ ग्रहण होता है। तो यहाँ पर शपथ की बात की गई है। शपथ जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, या फिर लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं, इन सबका जो विवरण है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 3 में है। मित्रों, नेक्स्ट अनुसूची की बात करें तो नेक्स्ट अनुसूची है 4। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यों में राज्यसभा की सीटों का विवरण मिलता है। यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात की गई है। कितने राज्य, मतलब किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में भेजे जाएंगे, इसका वर्णन अनुसूची संख्या 4 में मिलता है। कोई भी राज्य अपनी मनमर्जी से राज्यसभा के अंदर अपने एमपीज नहीं भेज सकता। इसके लिए एक बकायदा संख्या निर्धारित की रखी है, वो संख्या भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 4। जैसे राजस्थान से 10 राज्यसभा एमपीज जाएंगे तो उसका जो विवरण है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 4 में है। मित्रों, 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची के अंदर एससी व एसटी के प्रावधान है। मित्रों, 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति। देखिए मित्रों, एससी को अनुसूचित जाति कहा जाता है, जबकि एसटी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो एससी व एसटी के हितों का या इनके हितों के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 5 में है। मित्रों, काफी लोग जानते भी नहीं है कि एससी क्या है, एसटी क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं
कि एससी यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट किसे कहा गया? तो शेड्यूल कास्ट वही है जो प्राचीन समय में गांव में ही निवास करती थी। उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जो कल्चर था वो आम अन्य लोगों की भांति ही था, लेकिन उनके साथ शोषण हुआ, उनको दबाया गया। भीमराव अंबेडकर ने, आपको पता हो तो, उनके लिए बहुत अच्छे कार्य किए। तो उनके हितों की जो बात की गई है वो एससी कैटेगरी के तहत 5वीं अनुसूची में। जबकि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स किसे कहा गया? तो वे जातियां जो प्राचीन समय में जंगल में निवास करती थी, उसके कल्चर, रीति रिवाज, खान पान सब अन्य लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करते थे, अलग थे। और उनको अन्य संस्कृति के साथ मैच कराने के लिए उनके हितों का जो वर्णन किया गया वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 5 में किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो अनुसूची है, अनुसूची संख्या 6। अनुसूची संख्या 6 इसी से जुड़ी है, लेकिन मित्रों ध्यान रखना, ये एससी की बात नहीं करती, ये एसटी की बात करती है। इस अनुसूची संख्या 6 के अंदर जनजाति क्षेत्रों के प्रावधानों की बात की गई है। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, उन 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मित्रों, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। ध्यान रखना मित्रों, मणिपुर नहीं है, यहाँ मेघालय और मिजोरम की बात की गई है। देखिए मित्रों, इसको याद भी आसानी से रख सकते हो आप। किस तरीके से? एएमटीएम के तहत याद रख सकते हो। एएमटीएम तो आपको याद ही है ना, तो इसको एएमटीएम के तहत याद रख सकते हो। ए का मतलब असम, एम का मतलब मेघालय, टी का मतलब त्रिपुरा और एम का मतलब मिजोरम। ध्यान रखना मित्रों, मणिपुर नहीं है। इसको इस तरीके से याद रख दो कि मिजोरम ने जोर जबरदस्ती के तहत 6ठी अनुसूची में अपने आप को शामिल किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखने की दृष्टि से बता रहा हूं कि मिजोरम ने जोर जबरदस्ती से 6ठी अनुसूची में अपना नाम ऐड करवा लिया। तो जोर से क्या हो जाएगा? मिजोरम, यानी मणिपुर का प्रावधान नहीं है। 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची के अंदर जिन 4 राज्यों के अंदर जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया उसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो वहां पर ज्यादातर ऑप्शन में हमें मणिपुर मिलता है। तो मित्रों याद रखना, मणिपुर इसमें नहीं है। तो ये प्रारंभिक 6 अनुसूचियां हुई। मित्रों, कई लोग सोचते होंगे कि इतने सारे थॉट कैसे याद रखें, तो मित्रों बहुत ही आसान है। आप किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप वो किताब पढ़े, ये किताब पढ़े, आप कोई भी किताब उठाकर पढ़ो, सेम की सेम जानकारी मिलेगी और इसको याद भी बहुत ही आसानी से रख सकते हो। जैसे अनुसूची 1 की बात करूं तो इसके अंदर देश, राज्यों, यूटीसी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। दूसरी की बात करूं तो ये वेतन भत्तों की बात करती है, वेतन यानी कि पैसों की बात करती है। तो आप भी जानते हो, कुछ लोग अच्छे सही तरीके से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से कमाते हैं। गलत तरीकों को हम क्या कहते हैं? 2 नंबर का पैसा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कुछ लोग 2 नंबर से भी क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर शपथ का विवरण है। अब शपथ के अंदर 3 है, तो यहाँ पर भी आपको क्रम भी 3 है, तो याद रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, यहाँ वेतन भी 3 है, लेकिन वेतन को आपको क्या याद रखना है? पैसा। और पैसा किस में है? 2 में है। 3 में क्या हो गई? ओथ टेकिंग प्रोसेस हो गया। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, इसको भी याद रख लो कि 4 लोग जब बैठते हैं तो सभा का गठन हो जाता है, और सभा कौन सी? राज्यसभा। 5 की बात करूं तो आप एससी और एसटी का प्रावधान है, और एस की आकृति भी बिल्कुल 5 की भांति है, तो आराम से आप क्या रख सकते हो? इसको याद रख सकते हो। 6ठी अनुसूची 5 से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये एससी की बात नहीं करती, ये किसकी बात करती है? एसटी की, यानी जनजाति की बात करती है। और 4 पहाड़ी राज्यों के अंदर जनजातीय क्षेत्रों का क्या किया गया है? प्रावधान। और वो 4 राज्य कौन से हैं? तो आप इस तरीके से याद रखो, एएमटीएम, जिस प्रकार से आप एएमपीएम याद रखते हो उस प्रकार एएमटीएम याद रख दो। ए का मतलब असम, एम का मतलब मेघालय, टी का मतलब त्रिपुरा और एम का मतलब मिजोरम। तो ये भारतीय संविधान की प्रारंभिक क्या हुई? 6 अनुसूचियां। बहुत ही रेयर होता है कि इनसे संबंधित क्या है प्रश्न पूछा जाए। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारतीय संविधान की 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची से पूछे जाते हैं। लेकिन मित्रों, हमें याद पूरा रखना है, पढ़ना पूरा है। पता नहीं आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अनुसूचियों की बात करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मित्रों यहां देखिए कि मैंने पहले ही बताया था कि 8 मूल संविधान का हिस्सा थी,
4 बाद में जोड़ी गई, यानी कि 8 तक तो मूल संविधान का हिस्सा थी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये प्रमुख संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। मित्रों, संशोधन तो जानते हो क्या होता है? किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसमें हम जो बदलाव करते हैं उसे ही संशोधन कहा जाता है। जैसे समय आने पर हम अपने घर में बदलाव करते हैं, अपनी गाड़ियों में बदलाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संविधान को बेहतर बनाने के लिए भी उसमें बदलाव किया जाता है, अर्थात कुछ चीजें जोड़ी जाती है, कुछ चीजें घटाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? संशोधन। और एक संशोधनों को एक क्रम में रखा जाता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। तो मित्रों यहाँ ध्यान देना कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, फर्स्ट संविधान संशोधन। और मित्रों ये फर्स्ट संविधान संशोधन एक संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही हो गया था। मित्रों यहाँ सन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्रम याद रखना है, फिर भी मैं बताता रहूंगा, लेकिन ध्यान रखना सन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल क्या है आपको क्रम याद रखना है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में, यानी कि 1 और 52 सीधा, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कुल 50 संशोधन और हुए। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और ये कब हुआ? 1992 में, लेकिन पूरी तरीके से कानूनी रूप से ये कब हुआ? 1993 में। 12वीं अनुसूची जस्ट इसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1992 के था। तो चर्चा करते हैं मित्रों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मित्रों यहाँ ध्यान रखना, भारत के अंदर एक केंद्र सरकार है और विभिन्न राज्यों के अंदर राज्य सरकार है। केंद्र सरकार का कार्य पूरे देश का शासन व्यवस्था चलाना, देश को चलाना, जबकि अलग अलग राज्यों से मिलकर राज्यों का क्या हो रखा है? गठन हो रखा, भारत का गठन हो रखा है। तो उन राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए राज्य सरकार का भी क्या किया गया है? गठन किया गया है। जैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है? सीएम। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये आप अच्छे से जानते हो। तो मित्रों देखिए कि केंद्र और राज्यों में झगड़ा न हो कोई कानून बनाने को लेकर, तो उससे पहले ही संविधान निर्माताओं ने उन दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए, विवाद उत्पन्न न होने के लिए, उनके कानून बनाने के जो अधिकार क्षेत्र थे, विषय थे, उनको अलग अलग बांट दिया। जैसे एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो एक सूची जिस पर के केंद्र कानून बनाएगी उसे केंद्र सूची कहते हैं, या फिर मैं कह दूं संघ सूची कहते हैं। यानी कि संघ सूची या केंद्र सूची के अंदर जो विषय होते हैं उसमें केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास। मूल संविधान के अंदर केंद्र सूची के अंदर 97 विषय थे, और वर्तमान में इस सूची के अंदर कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। मित्रों मूल रूप से प्रश्न पूछे तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 ऐसे विषय जिस पर केवल कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे संघ सूची के अंदर एक आपके छोटा सा टॉपिक जनगणना। अब जनगणना की बात करूं तो राज्य अपनी अलग से जनगणना करवाएगा नहीं, पूरे देश की एक ही क्या होगी? जनगणना होगी, और प्रत्येक 10 साल बाद देश की क्या होती है? जनगणना होगी। एक मैं टॉपिक ले लूं, विषय ले लूं मुद्रा, ये भी कैसा विषय है? केंद्र। एक मैं ले लूं विदेशी संबंध, ये भी कैसा विषय है? केंद्र सूची का विषय। और इस केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? केंद्र के पास। इसके बाद में नेक्स्ट जो शक्तियों का बंटवारा, एक और सूची, राज्य सूची, जिस पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। प्रारंभ के अंदर इस सूची के अंदर 66 विषय थे, और वर्तमान में इस सूची के अंदर 61 विषय है। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पहले 97 थे, अब 100 है, यानी बढ़ोतरी हुई। यहाँ 66 थे, 61 है, यानी घटा, यानी 5 घटाए गए और उधर 3 बढ़ गए हैं। तो मित्रों यहाँ घटत बढ़त हो सकता है, आगे भी चलती रहे। अब राज्य सूची का विषय है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे एक विषय है पुलिस। अब पुलिस की बात करूं तो राजस्थान की बात कर लूं, हरियाणा की बात कर लूं, पंजाब की बात कर लूं, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वहां की राज्य सरकारें पुलिस कर्मियों की क्या करेगी? भर्ती। केंद्र को इससे कोई मतलब नहीं है कि किस राज्य के अंदर पुलिस कर्मियों की संख्या ज्यादा है कम है, ये कार्य सारा किसका है? राज्य का। जैसे एक विषय पंचायती राज,
ये पंचायती राज भी किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। मित्रों मैं यहाँ सारे विषयों के बारे में नहीं बता सकता, आपको एग्जाम्पल एक दो का देता रहूंगा, बाकी आप बुक्स कोई भी अच्छी बुक्स देके उसमें से सारे विषय याद रख सकते हो। अब मित्रों एक संघ सूची हो गई, एक राज्य सूची हो गई। अब कुछ ऐसे भी विषय थे जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि आखिर उसे किस सूची में रखा जाए। तब एक नई सूची बनाई गई जिसका नाम था समवर्ती सूची। मित्रों सम का मतलब होता है इक्वल, समान, यानी कि समान रूप से दोनों क्या बना सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं। मित्रों समवर्ती सूची के अंदर पहले जो प्रारंभ में विषय थे 47 थे, और वर्तमान में इस सूची के अंदर जो विषय है 52 है। अर्थात इस समवर्ती सूची पर कानून संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, एक विषय है शिक्षा। अब शिक्षा पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है। शिक्षा पर कानून कौन बना सकता है? राज्य भी बना सकता है। जैसे आप 10th 12th की बात करूं तो आप 10th या 12th में पढ़ते थे तो आपके सामने ऑप्शन था कि आप सीबीएसई से करना चाहते हैं या आरबीएसई से करना चाहते हैं या फिर यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, आप किससे करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे सीबीएसई की बात करें तो वो केंद्र का हो गया, जबकि राज्य सूची की आपके आरबीएसई की बात करें तो राजस्थान बोर्ड हो गया। तो आपके पास ऑप्शन थे, यानी शिक्षा पर विषय जो कानून है वो कौन बना सकती है? राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। मित्रों ध्यान रखना, संघ सूची पर केवल कानून कौन बनाएगा? केंद्र, यानी राज्य नहीं बना सकता। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र भी उस पर कानून बना सकती है। उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जबकि समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं। लेकिन मित्रों संविधान हमारा जो बना था, लागू हुआ था 1950 में हुआ था, तो कुछ ऐसे भी थोड़े थे 10 20 40 50 कि हो सकता है कि वो उस समय में विद्वान नहीं रहे होंगे, वर्तमान में हो। तो वहां संविधान निर्माताओं ने कहा कि हो सकता है कि अभी जो चीज हमारे समाज में नहीं है और आगे आ सकती है, फिर उस पर कानून बनाने की बहस छिड़े तो कौन बनाएगा? तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां नाम दिया गया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, इंटरनेट 1950 में तो विद्वान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था इंटरनेट क्या है। लेकिन वर्तमान में इंटरनेट बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए आपका फोन खो जाए, यानी कि इंसान इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकता। आजकल ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी क्या हो गया है? इंटरनेट हो गया है। तो उस समय ये इंटरनेट नहीं था। जैसे वाईफाई की बात करूं, वो भी नहीं था। लेकिन समय समय पर ये आए विषय, हो सकता है आज के 20 साल बाद, 10 साल बाद या 30 साल बाद कोई ऐसे विषय आए, तो उस विषय को क्या कहा गया? अवशिष्ट शक्तियां। और ये अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित की गई? संसद में। मित्रों यहाँ ध्यान देना कि पहले ऑप्शन में अगर संसद मिले तो आपको संसद ही राइट करना है, स शब्द वहां पर संसद ही है। लेकिन संसद नहीं मिले तो फिर आपको याद रखना है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। प्रश्न पूछा जाए अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा, तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, अर्थात केंद्र सरकार के पास है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जो चर्चा करें, जैसे हमने 7वीं की बात की, 7वीं में क्या था? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसका? केंद्र और राज्य का। कितनी सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में। 3 सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राज्य पर राज्य सरकार बनाएंगी और समवर्ती पर दोनों। और दोनों के कानून में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में केंद्र का कानून क्या रहेगा? मान्य रहेगा। इसके बाद में बात करें 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर मानक भाषाओं का वर्णन है। अब देखिए मित्रों, संविधान जब लागू हुआ था उस समय 14 मानक भाषाएं थी, उसके बाद में 1 बढ़ी, उसके बाद में 3 बढ़ी और उसके बाद में 4, और वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का जिक्र है। मित्रों देखो, मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन उसके बाद में +1 +3 +4 आया। तो जहां जहां प्लस लगा है इसका मतलब क्या हुआ है? संशोधन हुआ है, और संशोधनों के तहत उसमें भाषाएं ऐड की गई। मित्रों ध्यान रखना, 14 मूल संविधान में थी, उसके बाद ये 1 जो जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन से? 21वें। 3 जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन से? 71वें। 4 जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन? 92। 71 नहीं है मित्रों, ध्यान रखना 92। मैंने पहले ही कहा सन
महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992, यानी कि ये 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी उसी समय की बात है। मित्रों, 21वें संविधान संशोधन के अंदर सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया। कौन सी भाषा को डाला गया? 8वीं अनुसूची में डाला गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को डाला गया, और ये 3 भाषाएं कौन सी थी? इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, नमक, नेपाली, ये विदेशी भाषा। प्रश्न पूछा भी जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत एक विदेशी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर डाला गया? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखना मित्रों, राजस्थानी 8वीं अनुसूची में नहीं है, मिजो नहीं है, भोजपुरी नहीं है, यहाँ तक कि अंग्रेजी जो आजकल लोगों की शान हो रखी है वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। तो 71वें संविधान संशोधन से 3 अनुसूचियां जोड़ी गई, एक नेपाली, एक मणिपुरी और एक कोंकणी। इसके बाद में 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 जोड़ी गई। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, BDMS, इसमें B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो मित्रों ध्यान रखना, 21वें संविधान संशोधन से 1 जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। 71वें संविधान संशोधन से 3 जोड़ी गई, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन से 4 जोड़ी गई, BDMS यानी बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। मित्रों, 8वीं अनुसूची के अंदर प्रारंभ में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22। इसके बाद में बात करें मित्रों 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा गया और इसके अंदर भूमि सुधार कानून लाया गया। ध्यान रखना मित्रों, जिस समय ये कानून लाया गया उस समय प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी विषय शामिल होंगे या विषय डाले जाएंगे और उस पर जो कानून बनाए जाते हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 2007 के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर केशवानंद भारती वाद के बाद के जो विषय है इसमें वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है। 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून है। अब दल बदल क्या होता है मित्रों? जैसे एक व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीता और जीतने के बाद बोलता है कि मैं इस पार्टी में शामिल नहीं हूं, दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसे दल बदल, और इस दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। और कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल करता है तो मित्रों उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज को शामिल किया गया। मित्रों ये टॉपिक है पूरा, हम आगे देखेंगे भी। पंचायती राज को शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन से। और 12वीं अनुसूची के तहत नगर निकाय या नगरीय स्वशासन को संविधान में जगह दी गई कौन से संविधान संशोधन से? 74वें। ध्यान रखना मित्रों, पंचायती राज के पास कुल 29 विषय हैं और ये किस सूची का पार्ट है? तो राज्य सूची का, अर्थात राज्य सरकार इससे संबंधित क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय या नगरीय स्वशासन है, इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। तो मित्रों ये हुई भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।